जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 17 में है पवन, तूफान और चक्रवात, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो इसका 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पवन किस प्रकार उत्पन्न होती है, वायुदाब के बारे में हम पढ़ चुके थे और इससे जुड़े हमने बहुत सारे क्रियाकलाप भी किए थे। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में इसको पढ़ा था और पार्ट 2 में पवन धाराओं के बारे में पढ़ा था कि पवन धाराएं किस प्रकार से उत्पन्न होती है और थल तथा जल का जो असमान रूप से गर्म होना है उसके विषय में भी हम चर्चा कर चुके थे। और साथ ही हम तड़ित झंझा के विषय में भी पढ़ चुके थे और तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है इसके विषय में भी हम पढ़ चुके थे। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे चक्रवात की संरचना। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो चक्रवात किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसके विषय में हम जान चुके थे। तो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है। तो जहाँ चक्रवात उत्पन्न होती है उसका जो केंद्र होता है वह स्थान शांत होता है, जिसे हम तूफान की आंख कहते हैं। तो जो चक्रवात का केंद्र बिंदु होता है उसे तूफान का आंख कहा जाता है, आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। तो इसका जो व्यास होता है वो 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच होता है और इस क्षेत्र में जो बादल होते हैं वो प्राय नहीं के बराबर होते हैं और जो पवन की गति होती है वो भी उस क्षेत्र में बहुत कम होती है और इस क्षेत्र के बाहर करीब 150 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र में गहरे बादल होते हैं और जिसके कारण भारी वर्षा होती है। तो जो चक्रवात का केंद्र है वहाँ बादल नहीं होते और वहाँ की जो वायु की गति होती है वो भी बहुत कम होती है, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर करीब 150 किलोमीटर तक के दूरी के क्षेत्र में गहरे बादल होते हैं, बहुत ज्यादा बादल होते हैं और उन बादलों के कारण भारी वर्षा भी होती है। और इस क्षेत्र में जो पवन की गति होती है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और इस क्षेत्र से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो जो पवन की गति होती है क्रमशः घटती जाती है। तो एक विशाल चक्रवात हवा की ऐसी विध्वंसकारी घटना है जो अत्यंत तीव्र गति से चक्रवात के केंद्र के चारों ओर घूमती है। तो ये जो चक्रवात है ये बहुत विध्वंसकारी घटना है। तो जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो उससे तेज हवाएं तो चलती है, साथ ही तेज बारिश होती है और उसके केंद्र के चारों ओर जो चक्रवात होता है वो चक्र के समान घूमता है। तो देखिए इसको चित्र में दिखाया गया है चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो केंद्र होता है मतलब तूफान की जो आंख होती है उसको केंद्र माना जाता है और केंद्र से चारों ओर इस तरह से जो चक्रवात है वो गति करता है, चक्र के समान गति करता है। तो उसका केंद्र जो है वो थोड़ा शांत रहता है लेकिन उसके चारों ओर की जो हवाएं हैं काफी तेज होती है। तो इस तरह से चक्रवात का निर्माण होता है और जो चक्रवात होता है वो बहुत विध्वंसकारी होता है, उससे बहुत ज्यादा हानि होती है। संपत्ति की तो हानि होती ही है, जीवन की भी हानि होती है। और ये जो चक्रवात है इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच होती है और एक चक्रवात की उत्पत्ति कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे पवन का गति और उसकी दिशा, वातावरण का जो ताप है तथा वायुमंडल में उपस्थित जो नमी है उसकी मात्रा पर भी जो चक्रवात है वो निर्भर करता है। तो ये सारे चक्रवात उत्पन्न होने के कारण हैं। तो एक चक्रवात के विभिन्न हिस्सों को यहाँ चित्र के द्वारा दिखाया गया है। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर हल्के रंग का, आसमानी रंग का दिख रहा है, यहाँ पर जो बादल है बहुत कम है लेकिन उसके चारों ओर यहाँ क्या है, घने बादल दिख रहे हैं। तो जब भी चक्रवात होता है तो तेज हवाएं चलती है और बादल के कारण बारिश भी होती है।
तो यहाँ चक्रवात के वेग का प्रतिबिंब को यहाँ दिखाया गया है। तो जो केंद्र होता है, चक्रवात का जो केंद्र होता है, उसके आसपास जो हवा होती है वो काफी धीमी होती है और बहुत कम होती है, और वहाँ बादल भी कम होता है, इसलिए इस जगह को हल्के से दिखाया गया। और चारों तरफ को कैसे घना बादल जैसा लग रहा है, और उसके चारों ओर चक्र के समान हवाएं भी तेजी से चलती हुई दिखाई देती है। तो इस कारण से क्या है, ये जो चक्रवात है बहुत विध्वंसकारी होता, बहुत विनाशकारी होता है। तो चक्रवात द्वारा होने वाला विनाश, तो किस तरह का विनाश होता है चक्रवात से, उसको हम जानेंगे। तो जो चक्रवात है वो काफी विनाशकारी होता है, और तेज पवन जो है समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। तो जब चक्रवात आना होता है उसके पूर्व ये संकेत मिलते हैं। कैसा संकेत मिलता है? जो समुद्र का पानी होता है वो तट की ओर आता हुआ लगता है। तेज हवा क्या करती है? समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। चाहे चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर क्यों ना दूर हो, लेकिन चक्रवात आने का जो संकेत है ये देती है। किस तरह से देती है? जो तेज हवाएं हैं समुद्र के जल को किनारे की ओर धकेलती है। तो जब समुद्र में ऐसी हलचल अनुभव हो, इसका अर्थ है कि चक्रवात आने वाली है। तो चक्रवात के नेत्र आंख में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है, और जो केंद्र है वहां निम्न दाब के कारण क्या होता है, उसका केंद्र का जो जल होता है वो सतह से काफी ऊंचाई तक उठ जाता है, और उठता हुआ जो जल होता है वो 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। और इतना उठता है कि 3 से 12, कभी कभी 3 मीटर से लेकर 12 मीटर तक उसका जो पानी है ऊपर की ओर उठ जाता है। तो आगे के चित्र में आप ऐसा देखेंगे तो ऐसा लगता है मानो कि जल की जो दीवार है वो आगे की ओर बढ़ती आ रही है, और जब ये पानी उठता है ऊपर की ओर और आगे की ओर बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि पानी की दीवार है और वो आगे की ओर बढ़ रही है, दीवार के समान लगता है जब वो काफी ऊंचाई तक उठता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो समुद्र का पानी है वो कम ऊंचाई पर जो स्थित तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं जो बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं है, तो वैसे क्षेत्रों में समुद्र का जो पानी है वो प्रवेश कर जाता है, और जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके घर नष्ट हो जाते हैं, उनकी संपत्ति उड़ा के ले जाती है, और साथ ही उसके बाद जो बारिश होता है, घना मेघ छाया रहता है और उसके कारण जो बारिश होता है तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो पानी होता है जो तटों में प्रवेश कर जाता है, तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, ये पानी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी कम कर देता है। तो देखिए कितना सारा नुकसान होता है चक्रवात से। और चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार जो वर्षा है वो बाढ़ की स्थिति को और भी भयावह बना देता है। तो चक्रवात जब तट को पार करता है तो उस समय जो मूसलाधार बारिश होती है तो वो जो स्थिति पैदा करती है वो और भी ज्यादा भयावह होती है। घर सब डूब जाते हैं पानी से लगातार बारिश के कारण, और चारों तरफ पेड़ गिरते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं। तो चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग का पवन लाते हैं। तो जब चक्रवात चलती है तो जो तेज हवाएं चलती हैं उसके कारण जो घर हैं वो टूट जाते हैं, टेलीफोन के केबल के जो तार हैं वो भी टूट जाते हैं, बिजली के जो खंभे होते हैं वे गिर जाते हैं। तो चक्रवात आने के बाद कई दिनों तक बिजली के खंभे गिरने के कारण विद्युत ठप रहता है, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकते हैं, और वृक्ष भी टूट जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि हाल ही के सालों में बहुत तरह के चक्रवात आए, अलग अलग नामों से उनको हम जानते हैं। तो उसके कारण पेड़ पौधे इतने गिरे कि बिजली के खंभे गिर गए, पूरा बिजली ठप हो गया, लोगों के घर गिर गए, कितने लोग मारे गए। तो चक्रवात के आने से जीवन और संपत्ति को अत्यधिक हानि होती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरें। तो ये कैसे लगता है? जब लहरें ऊपर की ओर उठती है लगता है कि दीवार की तरह
कोई पानी का दीवार है और जो आगे की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है और उसके रास्ते में जो भी आए वो अपने में उसको समा लेगा, ऐसा लगता है। तो हाल ही के वर्षों में बहुत सारे चक्रवात आए, तो उसके बारे में आप जानते ही हैं कि उसमें कितनी क्षति हुई। और मौसम विभाग के द्वारा पूर्व ही सूचना दे दी गई कि ये चक्रवात आने वाला है, और चक्रवात का अलग अलग नामकरण भी किया गया और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं उनको बहुत ज्यादा क्षति उठाना पड़ा इसके कारण। जैसे बहुत सारा हुदहुद, तितली और बहुत सारे नाम अलग अलग, आम्फान, तो इस तरह के तूफानों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब हम जानेंगे टॉर्नेडो के बारे में। बवंडर, टॉर्नेडो या बवंडर। तो टॉर्नेडो जो होता है वो गहरे रंग के कीप के आकार के बादल होते हैं। तो कीप कैसा होता है? कीप इस तरह का आकार होता है जिसमें तेल को किसी अलग ये डिब्बे में, शीशी में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है कीप को। तो ये जो टॉर्नेडो होता है वो गहरे रंग के कीप के आकार के बादल होते हैं और इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होता है। आकाश से लगता है कि पृथ्वी की ओर आ रही है। तो देखिए, इसको चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये है टॉर्नेडो का प्रतिबिंब। ये कैसा लग रहा है? कीप के समान। ऊपर तरफ ये चौड़ा है और नीचे इस तरह से पतला सा है। तो ये कीप की तरह आकृति दिखाई देती है। तो अधिकांश जो टॉर्नेडो होते हैं वे कमजोर होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। तो टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। तो भारत के जो पूर्वी तट है वहां चक्रवात जो है ज्यादा आते हैं, जबकि जो भारत का पश्चिमी तट है उसमें अपेक्षाकृत कम चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात के कारण भारत के पूर्वी तटीय जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो चक्रवात होता है वो भारत के पूर्वी तट में अधिक उत्पन्न होता है। अब जब चक्रवात आता है तो उससे क्या क्या सुरक्षा के उपाय हम अपना सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सुरक्षा के उपाय, तो तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो कुछ बातों का ध्यान दिया जा सकता है, जैसे चक्रवात की भविष्यवाणी तथा चेतावनी की व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे ही चक्रवात की सूचना मौसम विभाग को मिले तो वे इसकी चेतावनी आम लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि चेतावनी को सरकारी संस्थाएं, बंदरगाह, जहाज पर काम करने वाले लोगों, नाविकों तथा आम जनता तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए ताकि वे लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सके। और तटीय प्रदेशों में चक्रवात के समय जो आश्रय लेने के लिए शरण स्थल है उसका निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए तथा प्रशासन द्वारा लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि लोग चक्रवात के प्रभाव से बचे रह सकें। घर को तो नुकसान होगा ही क्योंकि उसको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों को बचाया जा सकता है यदि सही समय पर उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। अब देखिए, यहाँ पर पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी को दिखाया गया है, एनीमोमीटर को। तो ये क्या है? एनीमोमीटर। तो ये अलग अलग दिशाओं में दिखाया गया है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट करके। तो अलग अलग दिशाओं में किस दिशा से हवा चल रही है और उसकी गति क्या है, उसका वेग क्या है, इसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए जब तेज हवाएं चले चक्रवात के समय? हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो मौसम विभाग द्वारा समय समय पर अखबार, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से चक्रवात संबंधी दी गई पूर्व सूचना तथा चेतावनी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो जब मौसम विभाग के द्वारा या फिर अखबार, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से चक्रवात से संबंधी कुछ सूचना दी जाती है, चेतावनियां दी जाती है, तो उसको हमको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए और यदि हमको आवश्यक हो तो हमको सुरक्षित स्थानों तक
जाना चाहिए। दूसरा कि हमें अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो हमारे सामान है उसको हमको उचित स्थान तक पहुंचाना चाहिए ताकि सामानों की रक्षा हो सके। तीसरा, हमें आकस्मिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अग्निशामक दस्तों तथा पुलिस के टेलीफोन नंबरों की जानकारी रहनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता ली जा सके। और क्या करना चाहिए? सड़कों पर स्थिर पानी में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि सड़कें चक्रवात के समय आई बाढ़ के कारण टूटी हो सकती है। और यदि सड़क के ऊपर पानी है तो ऐसी स्थिति में सड़क के ऊपर हमको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि जब चक्रवात आता है तो उससे सड़कें भी काफी समय टूट जाती हैं और उसमें गड्ढा हो सकता है। और यदि ऐसे पानी भरे सड़क में हम गाड़ी को चलाते हैं तो दुर्घटना हो सकता है। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान देना है। अगर आप चक्रवात प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें रहते हैं तो कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या रखना चाहिए कि पीने के लिए शुद्ध जल को हमेशा संग्रह करके रखना चाहिए क्योंकि जब चक्रवात आता है तो बहुत तेज बारिश होता है। तो ऐसे समय में शुद्ध पेयजल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पहले ही सूचना मिल जाए, चेतावनी मिल जाए कि चक्रवात आने वाला है, तो आप अपने लिए पीने का स्वच्छ जल स्टोर करके रख लीजिए। दूसरा, गिरे हुए बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। और यदि बिजली का खंभा गिर गया है, तार जमीन पर गिर गए हैं तो उसको नहीं छूना चाहिए क्योंकि सड़क पर भी पानी रहेगा और यदि तार जो है टूटे हुए तार सड़क से में गिर गए हैं और पानी के ऊपर हैं तो उसको छूने से करंट भी लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए तारों को नहीं छूना चाहिए। और भीगे हुए बिजली के स्विचों को नग्न हाथों से नहीं छूना चाहिए और खुले हाथों से हमको बिजली के स्विच को नहीं छूना चाहिए भीगे हाथों से क्योंकि इससे भी बिजली का झटका लग सकता है। तो ये सारी सावधानियां आप बरतेंगे। और इसके अलावा और क्या करना है कि बचाव दल पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए क्योंकि वे लोग भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। पांचवा है कि अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। यदि किसी को मदद की आवश्यकता है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए यदि आप कर सकते हैं। तो अभी कुछ तकनीक है, काफी उन्नत तकनीक है जिसको अपनाया जा सकता है। आधुनिक उन्नत तकनीक तो पिछली शताब्दी के शुरुआती समय में आने वाले चक्रवात की जानकारी समय से काफी पहले नहीं मिलती थी। पहले क्या होता था कि बहुत अधिक पहले सूचना नहीं मिल पाती थी और इसके कारण लोग समय रहते बचाव की उचित व्यवस्था नहीं कर पाते थे। परंतु आजकल जो परिस्थितियां हैं बहुत बदल गई है। उपग्रह और रडार की मदद से तूफान संबंधी जो खतरे की जानकारी है वो 48 घंटे पहले से ही हमको मिल जाती है और इससे चक्रवात चेतावनी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है सबके लिए। रेडियो पर बताया जाता है, टेलीविजन पर खबरों में बताया जाता है कि सभी सावधान हो जाएं। तो जब चक्रवात तट के करीब आ जाता है तब प्रत्येक आधे घंटे पर रेडियो और दूरदर्शन से चेतावनी प्रसारित की जाती है कि लोग समुद्र तटीय क्षेत्रों में ना जाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें और यदि घर ऐसे क्षेत्र में हैं तो उनको सुरक्षित जगहों में भी जाने को कहा जाता है। तो अभी स्थितियां काफी उन्नत हो गई हैं जिससे हमको पहले से सूचना मिल जाती है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं जिससे कुछ हद तक जो हानि है उसको रोका जा सकता है। और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारी सहायता भी करते हैं। अब इन्हें भी जानिए। तो भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी दृष्टिकोण से झारखंड कम ग्रसित वाले क्षेत्र में है। तो झारखंड भूकंप के संवेदनशीलता की दृष्टि से जोन 2, 3 और 4 में आता है। तो 2 जिले गोड्डा और जो साहेबगंज है, साहेबगंज का जो उत्तरी भाग है वो जोन 2 में आता है और जो झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है।
और जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले तथा जोन 4 के अंतर्गत 7 जिला स्थित है झारखंड के। जोन 4 सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो इस तरह से झारखंड की स्थिति है। अब हम देखेंगे तड़ित या लाइटिंग। तो लाइटिंग तड़ित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है और जिससे प्रतिवर्ष अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो तड़ित है इससे झारखंड में मृत्यु की संख्या काफी अधिक है। तो राज्य के 9 जिले इस आपदा से ज्यादा ग्रसित हैं, जिसमें पलामू है, चतरा है, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह मुख्य हैं। तो 2015 का जो स्थिति था उसमें लाइटिंग में 54 व्यक्तियों की मौत हुई थी तथा 76 व्यक्ति घायल हुए थे। ये 2015 का घटना है। साथ ही 32 पशुओं की मौत हुई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा लाइटिंग से संबंधित आपदा से निपटने के लिए विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया था, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग एक विशेष आपदा है। यहाँ पर लाइटिंग से काफी लोगों की मौत हो जाती है, तो इसलिए उससे बचने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोग सजग रहें और किस तरह से लाइटिंग से अपने को बचा सकते हैं उसके लिए तैयार रहें। टॉर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि यहाँ दिखाया गया है। तो किस तरह से हम बच सकते हैं टॉर्नेडो से? घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह का आप अपना पोजीशन बना लेंगे और इस स्थिति में यदि आप रहते हैं तो आप टॉर्नेडो से बच सकते हैं। तो हमने सीखा कि जो प्राकृतिक आपदा हैं, जो पवन है, चक्रवात हैं, टॉर्नेडो हैं, तड़ित झंझा है, तो इससे हम बचने के जो उपाय हैं कुछ हद तक कर सकते हैं यदि हमको उसकी पूर्व सूचना मिल जाए। और यदि पहले से सूचना मिल जाए तो जो समुद्र तटीय लोग हैं या उससे प्रभावित जो क्षेत्र हैं तो वे लोग सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो इस पाठ में हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा किया था और हमने बहुत सारे चीजों को इसमें सीखा। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा उसके बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो हमने सीखा कि हमारे आसपास की वायु दाब डालती है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। तो इससे जुड़े हमने प्रयोग भी किए थे। तो जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो ये उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की जो ठंडी वायु है उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो ये हम जान चुके थे, हमने उसके बारे में विस्तार से चर्चा पाठ में किया था। गतिशील वायु पवन कहलाती है और पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराओं का निर्माण होता है और जलवाष्प वाली पवन वर्षा लाती हैं। उपग्रह और रडार जैसी प्रौद्योगिकी की मदद से चक्रवातों को मॉनिटरिंग करना आसान होता है। उसके बारे में हम पहले से ही जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। किसकी सहायता से? उपग्रह और रडार की सहायता से। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना तथा सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा होता है। तो हमने बहुत सारे उपायों के बारे में जाना। तो जब हमें पूर्व से चक्रवात की सूचना मिल जाएगी तो हम इन उपायों को अपनाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे। चक्रवात तथा तूफान के बनने की कुछ स्थितियों को यहाँ दिखाया गया है। तो 2 स्थानों का असमान रूप से गर्म होना, हवा में संवहन धाराओं का बनना, गर्म हवा के ऊपर उठने के कारण हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनना। तो बनने का चक्रवात तथा तूफान के बनने की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। ठीक है, और क्या होती है कि ऊपर उठती
जो गर्म हवा का ठंडा होना तथा जलवाष्प का संघनित होकर बादल बनना, और बादल में पानी की बड़ी बूंदों का वर्षा या बर्फ के रूप में धरती पर गिरना, और ऊपर उठती गर्म हवा के पानी की गिरती बड़ी बूंदों के साथ मिलकर गर्जन भरे बारिश का निर्माण करना, और कुछ खास परिस्थितियों के बनने पर चक्रवात का बनना। तो ये सारी जो हमने अभी स्थितियों के बारे में जाना, ये चक्रवात तथा तूफान के बनने की प्रक्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से तैयार होते हैं। तो हमने इस पाठ में काफी कुछ जाना और आशा करती हूँ कि इसे आप अपने जीवन में भी अपनाएंगे। और पाठ में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।